हेलो माय डियर ऑडियंस, आप लोग सुन रहे थे जीत आपकी बुक को, यानी कि यू कैन विन किताब को, जिसको लिखा गया है शिव खेड़ा द्वारा। और इसका हम आज आप लोगों को सुनाएंगे अध्याय 2 यानी चैप्टर नंबर 2। फर्स्ट चैप्टर पूरा हो चुका था। अध्याय 2 नाम है इसका, सकारात्मक नज़रिया कैसे विकसित करें। हमारे सामने मौजूद किसी भी तथ्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण उस तथ्य के बारे में हमारा नज़रिया होता है, क्योंकि हमारी सफलता या असफलता उसी से तय होती है। हम बचपन में जो भी नज़रिया अपनाते हैं वो उम्र भर हमारे साथ रहता है। इसमें कोई शक नहीं कि बचपन में हमारे लिए सकारात्मक नज़रिया बनाना बेहद आसान होता है। अगर पैदाइशी मिजाज और बचपन के तजुर्बे के मेल से आपका नज़रिया सकारात्मक बन गया है तो हम वाकई खुशकिस्मत हैं, लेकिन जानबूझकर या हालात की वजह से हमारा नज़रिया नकारात्मक बन गया है तो क्या हम उससे चिपके रहेंगे? कतई नहीं। क्या इसे बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है। जी हाँ। क्या ऐसा करना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। यानी कि एटीट्यूड आप चेंज कर सकते हो, पर इसको बदलना इतना आसान नहीं है। क्या यह करने लायक हैं? यकीनन हैं आप। हम सकारात्मक नज़रिया कैसे बना और बरकरार रख सकते हैं, इसके लिए हमको कुछ पॉइंट दिए गए यहाँ पर। जैसे पॉइंट नंबर 1 है, सकारात्मक नज़रिया बनाने के हुसूलों में वाकिफ़ होना होगा। नंबर 2, सकारात्मक नज़रिया कायम रखने की इच्छा पैदा करनी होगी। नंबर 3, उन उसूलों को अमल में लाने के लिए अनुशासित तथा निष्ठा यानी डिसिप्लिन एंड डेडिकेटेड आपको होना पड़ेगा। अगली बात करते हैं, इसमें आगे लिखा हुआ है, हमें जैसे भी माहौल, शिक्षा और तजुर्बा मिला होता है, पर बड़े होने के बाद हमारे नज़रिए के लिए कौन जिम्मेदार है? खुद हम। हमें अपने व्यवहार और कामों की जिम्मेदारी कबूल करनी होगी। कुछ लोग किसी गलती के लिए खुद को छोड़कर बाकी सभी लोगों को दोषी ठहराते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपना नज़रिया खुद चुनें। नकारात्मक नज़रिए वाले लोग अपनी असफलताओं के लिए अक्सर माँ बाप, शिक्षक, जीवन साथी, बॉस, सितारों, तकदीर, आर्थिक स्थितियों और सरकार यानी पूरी दुनिया को जिम्मेदार ठहराते हैं, पर खुद को नहीं, यानी कि खुद जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। हमको अपने बीते दिनों से आज़ाद होना होगा। हमें अपनी शख्सियत पर जमी धूल को झाड़कर मुख्य धारा में शामिल होना होगा। हमें अपने सपनों की एक मुकम्मल यानी तस्वीर बनाकर आगे बढ़ना होगा। सच्चाई, ईमानदारी और अच्छाई से जुड़ी चीज़ों के बारे में सोचने से हमारी सोच सकारात्मक हो जाएगी। अगला इसमें एक पॉइंट दिया गया, नज़रिया बदलने के 8 कदम, 8 स्टेप टू एटीट्यूड चेंज। अगर हम सकारात्मक नज़रिया बनाना और कायम रखना चाहते हैं तो हमको सावधानीपूर्वक ये कदम उठाने होंगे। पहला कदम, अपनी सोच बदलें और अच्छाई खोजें। स्टेप नंबर 1, चेंज फोकस, लुक फॉर द पॉजिटिव। हमें अच्छी चीज़ों का खोजी बनना पड़ेगा। हमें ज़िंदगी के सकारात्मक पहलू पर ध्यान देना होगा। किसी इंसान या किसी हालात के बुरे पहलू के बजाय उसके अच्छे पहलू पर गौर करना शुरू करना होगा। हम में से ज़्यादातर लोगों को अपनी ही सोच का माहौल इस ढंग से ढाल देता है कि हम गलतियों और कमियों को ढूंढने के आदी हो चुके हैं और इसीलिए तस्वीर का अच्छा पहलू हमसे अनदेखा कर रहा है या अनदेखा रह जाता है। चलिए एक स्टोरी समझते हैं। इस वाली बुक में स्टोरी बहुत है, आपको थोड़ी थोड़ी देर में स्टोरियाँ मिलती रहेंगी। तो एक स्टोरी है, सोने की तलाश, लुक फॉर द गोल्ड। चलिए भाई पढ़ लेते हैं स्टोरी को। एंड्रयू कार्नेगी अपने बचपन के दिनों में ही स्कॉटलैंड से अमेरिका चले गए। उन्होंने छोटे मोटे कामों से शुरुआत की और आखिरकार अमेरिका में स्टील बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी के मालिक बन गए। एक ऐसा वक्त आया जब उनके लिए 43 करोड़पति काम करते थे, 43 करोड़पति उनके लिए काम करते थे। करोड़ रुपए इस ज़माने में भी बहुत होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं सन 1920 यानी 1920 के आसपास की, तो उनकी बहुत ज़्यादा कीमत रही होगी। किसी ने कार्नेगी से पूछा, आप लोगों से कैसे पेश आते हो? उन्होंने जवाब दिया, लोगों से पेश आना काफ़ी हद तक सोने की खुदाई करने जैसा ही है। हमको 1 तोला सोना खोद निकालने के लिए कई टन मिट्टी हटानी पड़ती है, लेकिन खुदाई करते वक्त हमारा ध्यान मिट्टी पर नहीं बल्कि सोने पर रहता है।
एंड्रू कार्नेगी के जवाब में एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश छुपा हुआ है। हो सकता है कि किसी इंसान या किसी हालात से कोई अच्छी बात साफ तौर पर ना दिखाई दे रही हो। ऐसी हालत में हमें उसे गहराई में जाकर तलाशना होगा। हमारा मकसद क्या है? सोना तलाशना। अगर हम किसी इंसान या किसी चीज़ में कमियां ढूंढेंगे तो हमको ढेर सारी कमियां दिखाई देंगी। लेकिन हमें किसी चीज़ की तलाश है, सोने की या मिट्टी की। कमियां ढूंढने वाले तो स्वर्ग में भी कमियां निकाल देते हैं मेरे दोस्त। अधिकतर लोगों को वही मिलता है जिनकी उन्हें तलाश होती है। कुछ लोग हमेशा नकारात्मक पहलू को देखते हैं। Some people will always look for the negative। तो नकारात्मक नज़रिया वाले लोग हमेशा नुक्सा निकालते हैं, यानी कमियां निकालते हैं। नेगेटिव पीपल विल ऑलवेज क्रिटिसाइज। कुछ लोग हर चीज़ में नुक्सा निकालते हैं। कोई काम भले ही बहुत अच्छी तरह से किया गया हो पर उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों ने नुक्स निकालने को ही अपना पेशा बना लिया। वे पेशेवर आलोचक हैं। वे इस तरह नुक्ताचीनी करते हैं जैसे कि उन्हें इसके लिए किसी प्रतियोगिता में इनाम मिलने वाला है। वे हर एक इंसान में और हर एक हालात में कोई ना कोई नुक्सा ढूंढ ही लेंगे। हमें ऐसे लोगों पर हर दफ्तर और हर परिवार में मिल जाएंगे। वे चारों ओर कमियां ढूंढते और यह बताते फिरते हैं कि चीज़ें कितनी बुरी हैं। वे अपनी समस्याओं के लिए पूरी दुनिया को दोषी मानते हैं। ये लोग दूसरों के जोश पर पानी फेर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक नाम है। ये लोग ताकत को चूसने वाले कहलाते हैं, यानी एनर्जी सकर इनको कहा जाता है। ऐसे लोग कैफेटेरिया में जाकर 20 कप चाय पिएंगे, सिगरेट के लंबे लंबे कस खींचेंगे और यह सब करने का उनके पास केवल एक बहाना रहता है कि वे अपने तनाव को दूर कर रहे हैं। हकीकत यह है कि ऐसा करके वे खुद के लिए और दूसरों के लिए तनाव और बढ़ा देते हैं। वे प्लेग की बीमारी की तरह हर तरफ मायूसी का पैगाम फैलाते हैं और ऐसा माहौल पैदा करते हैं जिसके नतीजे बुरे या गलत हों। रॉबर्ट फुल्टर ने स्टीम बोट की आविष्कार की। हडसन नदी के किनारे उन्होंने उसका प्रदर्शन किया। उसे देखने के लिए जमा हुई भीड़ में कुछ निराशावादी और शक्की मिजाज के लोग भी शामिल थे। उन लोगों ने मजाकिया लहजे में बोला कि वह बोट कभी चालू नहीं होगी। जब बोट चालू होकर नदी में आगे बढ़ने लगी तो जिन लोगों ने कहा था कि वह कभी चालू नहीं होगी, वह लोग फौरन चिल्लाने लगे कि बोट अब कभी नहीं रुकेगी। यह भी एक नज़रिया है मेरे दोस्त कि नेगेटिव लोग हर जगह नेगेटिविटी ढूंढ ही लेंगे, आप चाहे कितना भी अच्छा काम करना। चलिए एक और स्टोरी से समझते हैं। एक शिकारी ने चिड़िया को पकड़ने वाला एक अद्भुत कुत्ता खरीदा। वह कुत्ता पानी पर चल सकता था। शिकारी वह कुत्ता अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था। उसे इस बात की बड़ी खुशी थी कि वह अपने दोस्तों को यह काबिल गौर चीज़ दिखा पाएगा। उसने अपने एक दोस्त को बतख का शिकार देखने के लिए बुलाया। कुछ देर में उन्होंने कई बतख को बंदूक से मार गिराया। उसके बाद उस आदमी ने कुत्ते को उन चिड़ियों को लाने का हुक्म दिया। कुत्ता चिड़ियों को लाने के लिए दौड़ पड़ा। उस आदमी को उम्मीद थी कि उसका दोस्त कुत्ते के बारे में कुछ कहेगा या उसकी तारीफ करेगा, लेकिन उसका दोस्त कुछ नहीं बोला। घर लौटते समय उसने अपने दोस्त से पूछा, क्या उसने कुत्ते में कोई ख़ास बात देखी? दोस्त ने जवाब दिया, हाँ मैंने उसे एक ख़ास बात देखी, तुम्हारा कुत्ता तैर नहीं सकता। ये लो नेगेटिव लोग जिनकी सोच में गधे वाली बुद्धि भरी पड़ी, वो हमेशा नाकामयाबी ही देखेंगे। तैरने से ज़्यादा स्पीड दौड़ने में होती। जब वो दौड़ सकता है पानी के ऊपर तो उसको तैरने की क्या ज़रूरत। लेकिन नहीं, ढूंढना तो नेगेटिविटी है। कुछ लोग हमेशा नकारात्मक पहलू को देखते हैं। निराशावादी किसे कहते हैं? निराशावादी लोगों के लक्षण कुछ यहाँ दिए गए हैं, आइए उन पे ध्यान देते हैं। तो पहला लक्षण निराशावादी लोगों का, जब चर्चा करने के लिए उनके पास कोई तकलीफ नहीं होती है तो वे नाखुश होते रहते हैं। उन्हें जब कुछ अच्छा लगता है तो वे यह सोच कर नाखुश हो जाते हैं कि बेहतर महसूस करने के बाद उन्हें फिर बदतर महसूस करना होगा। अगला पॉइंट है, उनकी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त शिकायत काउंटरों पर बीत जाता है। उससे अगला पॉइंट मिलेगा आपको, हमेशा बत्ती बुझाकर देखना चाहते हैं कि अंधेरा कितना है। वे ज़िंदगी के आईनों में हमेशा दरारें तलाशते हैं।
यह सुन लेने पर कि किसी और जगह की तुलना में बिस्तर पर ज़्यादा लोगों की मौत होती है, वे बिस्तर पर सोना छोड़ देते हैं। वे इस अंदेशे की वजह से अपनी सेहत का मज़ा नहीं ले पाते हैं कि कल वे बीमार पड़ सकते हैं। इतना नेगेटिव होते हैं, हमेशा नेगेटिविटी ढूंढते रहते हैं। वे बदतर नतीजों के बारे में सोचकर भर नहीं बल्कि हर घटना को बदतर बना भी देते हैं। उन्हें चांद में केवल धब्बे दिखाई देते हैं। वे मानते हैं कि सूरज केवल परछाई पैदा करने के लिए चमकता है। वे सहूलियतों को भी भूल कर अपनी दिक्कतें गिनते हैं। वे जानते हैं कि कड़ी मेहनत से किसी को नुकसान नहीं पहुंचता, पर सोचते हैं कि कोई खतरा क्यों उठाया जाए। चेतावनी इसमें एक दी गई है, अच्छे पहलू पर ध्यान देने का यह मतलब नहीं है कि कमियों को नज़रअंदाज कर दिया जाए, उन पर भी ध्यान दिया जाए और उनको दूर भी किया जाए। आशावादी बनिए, बी एन ऑप्टिमिस्ट। तो आशावादी कैसे बना जा सकता है, आइए समझते हैं। कोई आदमी आशावादी कैसे बन सकता है, नीचे लिखी लाइनों में यह बात बहुत अच्छी तरह से बताई गई है। इतने मजबूत बनिए कि आपके मन की शांति को कोई भंग ना कर सके। हर मिलने वाले आदमी से सेहत, खुशी और समृद्धि के बारे में बात करें। अपने सभी दोस्तों को एहसास कराएं कि हम उनकी खूबियों और मजबूतियों की कदर करते हैं। हर चीज़ के केवल उजले पहलू को ही देखें। केवल अच्छी से अच्छी बातें सोचें। केवल अच्छे से अच्छे नतीजे के लिए काम करें और केवल अच्छे से अच्छे नतीजे की उम्मीद करें। बीते दिनों में गलतियों को भूल जाएं और आने वाले दिनों में ज़्यादा बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए आगे बढ़ें। हर आदमी का मुस्कुराकर स्वागत करें। अपने को बेहतर बनाने में कितना वक्त लगाएं कि दूसरों की आलोचना करने के लिए हमारे पास वक्त ही ना बचे। इतने बड़े बने कि चिंता छू ना सके और इतने अच्छे बने कि गुस्सा आए ही ना। मेरे दोस्त, इसका दूसरा कदम है हर काम फौरन करने की आदत डालें। स्टेप नंबर 2, मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ। वह चांदनी रातों में सोया, उसने सुनहरी धूप का भी मजा उठाया। कुछ करने की तैयारी में जिंदगी गुजार कर वह गुजर गया कुछ ना कर कर हार कर। जेम्स अल्वरी ने लिखी ये लाइनें। आगे की कुछ लाइनों की बात कर लेते हैं। हम सभी ज़िंदगी में कभी न कभी टाल मटोल करते हैं। मैंने भी ऐसा किया है जिसके लिए मुझे बाद में पछताना पड़ा। टाल मटोल की आदत की वजह से हमारा नज़रिया नकारात्मक बन जाता है। किसी काम को करने से अधिक थकान उस काम को ना करने के लिए की जाने वाली टाल मटोल की वजह से होती है। कोई भी काम पूरा होने पर खुशहाली लाता है और हौसला बुलंद हो जाता है, जबकि आधा अधूरा काम हमारी हिम्मत को वैसे ही ख़त्म कर देता है जैसे पानी के टैंक में कोई छेद हो, टैंक को खाली ही कर देगा वो। मेरे दोस्त, तो इस तरह से टाल मटोल ना करें। अगर हम सकारात्मक नज़रिया बनाना और कायम रखना चाहते हैं तो आज में जीने और हर काम को तुरंत करने की आदत डालें। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, व्हेन आई बिकम अ बिग बॉय। यह वैसी ही बात है कि जैसे कि कोई छोटा बच्चा कहता है कि जब बड़ा होने पर फला काम करूंगा जिससे मुझे खुशियां मिलेंगी। जब वह बड़ा हो जाता है तो कहता है कि मैं खुशियां पाने के लिए फला काम कॉलेज की पढ़ाई समाप्त करने के बाद करूंगा। जब वह कॉलेज की पढ़ाई समाप्त कर लेता है तो वह कहता है कि उसे खुशियां पहली नौकरी हासिल करने पर मिलेगी। जब वह पहली नौकरी मिलने के बाद वह कहता है कि उसे खुशियां शादी हो जाने के बाद मिलेंगी। शादी हो जाने पर वह कहता है कि उसे खुशियां तब मिलेंगी जब वह उसके बच्चे स्कूल जाने लगेंगे। जब उसके बच्चे स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेते तो वह कहता है कि उसे खुशियां रिटायर होने के बाद मिलेंगी। और रिटायर होने के बाद वह क्या देखता है कि वह देखता है कि उसकी आंखों के सामने पूरी ज़िंदगी गुजर चुकी है। कुछ लोग अपनी टाल मटोल की आदत को भारी भरकम शब्दों की आड़ में छिपाते हैं। वे कहते हैं मैं बारीकी से सोच रहा हूँ और 6 महीने के बाद भी वे सोच ही रहे होते हैं। वे यह नहीं समझते कि दरअसल उन्हें एक बीमारी है जिससे बारीकी से सोचने का लकवा कहते हैं। इस वजह से वे कभी सफल नहीं हो पाते। टाल मटोल करने वाले की एक और नस्ल होती है। ये लोग कहते हैं कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, न केवल 1 महीने बल्कि 6 महीने के बाद भी वे तैयारी ही कर रहे होते हैं। ये लोग भी नहीं समझ पाते कि उन्हें बहानेबाजी की बीमारी है। वे लगातार बहाने बनाते हैं। वर्तमान में जिए, लिव इन द प्रेजेंट। जिंदगी कोई ड्रेस रिहर्सल नहीं है।
हम किसी भी दर्शन में विश्वास करते हों, पर हमें ज़िंदगी का खेल खेलने का मौका केवल एक ही बार मिलता है। दांव पर इतनी कीमती चीज़ें लगी होती हैं कि आप ज़िंदगी यूं ही बर्बाद नहीं कर सकते। दांव पर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य लगा होता है। हम कहाँ हैं और किस दौर में हैं? जवाब है इसी दौर में है और यहीं पर हैं। इसीलिए हम आज को बेहतर बनाएं और इसका भरपूर आनंद लें। इसका यह मतलब नहीं है कि हमें भविष्य के लिए योजना नहीं बनानी चाहिए, बल्कि पैगाम यह है कि हमें आगे की योजना बनाने की ज़रूरत है। और अगर हम अपने आज का भरपूर इस्तेमाल खुशहाली के लिए कर रहे हैं, तो हम खुद ब खुद आने वाले बेहतर कल के लिए बीज बो रहे हैं। क्या हम नहीं मानते ऐसा? अगर हम अपने नज़रिए को सकारात्मक बनाना चाहते हैं तो टाल मटोल की आदत छोड़े और तुरंत काम करो और काम पर अमल करना सीखो। ज़िंदगी में सबसे दुख भरे शब्द क्या हैं? ज़रा सुनिएगा, गौर फरमाइएगा मेरे मित्रों। ऐसा हो सकता था। क्या बातें हैं? ज़िंदगी में सबसे दुख भरे शब्द क्या है? ऐसा हो सकता था। अगला शब्द, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मैं यह कर सकता था, काश मैंने ऐसा किया होता, अगर मैं थोड़ी और कोशिश करता तो यह काम हो सकता था। जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कभी भी कल पर ना टालें। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बातें लिखी हैं। अगली बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। अगली लाइनों में लिखा, मुझे यकीन है कि जीत हासिल करने वालों के मन में भी टाल मटोल करने की इच्छा ज़रूर पैदा हुई होगी, पर उन्होंने उसे अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया। लोग जब कहते हैं कि मैं यह काम किसी और दिन करूंगा, तो वह इस बात को तय मान लीजिए कि वे उस काम को कभी नहीं करेंगे। कुछ लोग इस बात का इंतज़ार करते रहते हैं कि उनके घर से निकलने से पहले सारी लाल बत्तियां हरा सिग्नल देने लगें, पर ऐसा कभी नहीं होता है। वे शुरुआत करने से पहले ही नाकामयाब हो जाते हैं। यह दुखद स्थिति है। टाल मटोल करना बंद करो। क्या हमें बहानेबाजी करने की आदत को इसी समय अलविदा नहीं कह देना चाहिए? मेरे दोस्त, थर्ड स्टेप है, तीसरा कदम है, आसान मानने का नज़रिया बनाएं। थर्ड स्टेप इज डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। अपनी दिक्कतों के बारे में सोचने के बजाय अपनी सहूलियतों के बारे में सोचें। अपने इर्द गिर्द के फूलों की खुशबू सूंघने के लिए वक्त निकालें। आप कई बार सुनते होंगे कि कोई आदमी दुर्घटना की वजह से अंधा या अपाहिज हो गया, लेकिन उसे हर्जाने के तौर पर लाखों रुपए मिल गए। हम में से कितने लोग ऐसे आदमियों की जगह लेना चाहेंगे? ऐसा चाहने वाला शायद ही कोई होगा। हम शिकायतें करने के इतने आदी हो गए हैं कि उन चीज़ों की ओर हमारी नज़र ही नहीं जाती जो हमारे पास मौजूद है। हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं जब कहता हूँ कि अपनी दिक्कतों के बजाय सहूलियतों पर गौर करें, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमें आत्मसंतुष्ट हो जाना चाहिए। एहसानमंद होने के नज़रिए का मतलब आत्मसंतुष्टि नहीं है। यदि मेरी बातों से आपको आत्मसंतुष्टि हो जाने का संदेश मिल रहा है, तो मैं अपनी बात को न समझा पाने के लिए दोषी हूँ और आप दोषी हैं अपना मनपसंद मतलब निकालने के लिए। लोग किसी बात का मनचाहा मतलब कैसे निकालते हैं, यह बताने के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक डॉक्टर को शराबियों के एक समूह को संबोधित करने के लिए मेहमान वक्ता के रूप में बुलाया गया, यानी गेस्ट स्पीकर के रूप में बुलाया गया। ठीक है भाई, बुला लिया गया। वह उनके सामने कोई ऐसा नमूना पेश करना चाहता था जिससे उन्हें यह एहसास हो कि शराब सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। उसने 2 कांच के बर्तन लिए, एक में साफ पानी भरा, दूसरे में शराब भरी। उसने साफ पानी में एक केचुआ डाला। वह पानी आसानी से तैरता हुआ पानी के ऊपर आ गया। फिर उसने केचुआ शराब में डाला और वह सबकी आंखों के आगे टुकड़े टुकड़े हो गया। वह यह साबित करना चाहता था कि शरीर के अंदर शराब का ऐसा ही असर होता है। नमूना पेश करने के बाद उसने शराबियों के समूह से पूछा कि उन्हें इससे क्या सीख मिलती है। उनका जवाब सुनकर पीछे बैठे एक शराबी ने जवाब दिया, इसका मतलब यह है कि शराब पीने से हमारे पेट के कीड़े नहीं होंगे।
क्या उस कहानी का यही संदेश था? बिल्कुल नहीं। किसी बात का मनचाहा मतलब ऐसे ही निकाला जाता है। हम वह नहीं सुनते जो हमें सुनाया जाता है, बल्कि हम वह सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। हमें मिली बहुत सारी नियामतों यानी ब्लेसिंग में छिपे हुए खजाने की तरह हमें अपनी दिक्कतों के बारे में नहीं, बल्कि अपनी नियामतों के बारे में सोचना चाहिए। चौथा स्टेप सुनिएगा मेरे मित्र। चौथा कदम है लगातार ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम बनाइए। स्टेप 4, गेट इनटू द कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम। आइए पहले हम अपनी कुछ गलत फहमियों को दूर करें। आमतौर पर माना जाता है कि हम स्कूल कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करते हैं। कई देशों में आयोजित की जाने वाली सेमिनारों में मैं अपने श्रोताओं को यह सवाल अक्सर पूछता हूं कि हम क्या स्कूल कॉलेज में वास्तव में शिक्षा हासिल करते हैं। इस बात पर आमतौर पर सहमति है कि हाँ, शिक्षा कुछ ही लोग हासिल कर पाते हैं और ज़्यादातर लोग उससे वंचित रह जाते हैं। मेरी बात का गलत मतलब ना निकालें। हमें स्कूल कॉलेज में ढेर सारी सूचनाएं हासिल होती हैं। शिक्षित होने के लिए सूचनाएं भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ ही हमें शिक्षा का सही मायना भी समझना चाहिए। बौद्धिक शिक्षा यानी इंटेलेक्चुअल एजुकेशन हमारे दिमाग पर असर डालती है, जबकि नैतिक शिक्षा यानी कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हमारे मन को प्रभावित करती है। और यदि शिक्षा मन को ट्रेनिंग नहीं देती है तो वह खतरनाक हो सकती है। अगर हम अपने दफ्तर, घर और समाज में लोगों के चरित्र का निर्माण करना चाहते तो हमें उन्हें एक स्तर तक नैतिक शिक्षा देनी होगी। ईमानदारी, दया, साहस, दृढ़ता और जिम्मेदारी जैसी बुनियादी गुण विकसित करने वाली शिक्षा बेहद जरूरी है। जो आजकल स्कूलों में मोरल वैल्यू करके किताब चलती थी वो भी बंद कर दी गई है, जिस वजह से बच्चों में डिसिप्लिन और नैतिक शिक्षा यानी कि मोरल एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है, जिससे कि अत्याचार बढ़ रहा है। हमें ज़्यादा अक्षर शिक्षा की ज़रूरत नहीं, बल्कि चरित्र बनाने वाली शिक्षा की ज़रूरत है। नैतिक स्तर पर शिक्षित आदमी ज़िंदगी में उस आदमी की तुलना में ज़्यादा कामयाबी और तरक्की हासिल कर सकता है जिसे ज़्यादा अच्छी शिक्षा मिली हो, पर जिसके पास नैतिकता की पूंजी नहीं है, बल्कि बिल्कुल भी नहीं है, उससे ज़्यादा नैतिकता वाला आदमी तरक्की कर जाएगा। नैतिकता विहीन शिक्षा, एजुकेशन विदाउट वैल्यूज़। विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटीज से युवक बहुत काबिल मगर पढ़े लिखे जाहिल बनकर निकल रहे हैं, क्योंकि हम युवाओं को नैतिकता का कोई आधार नहीं दे पा रहे हैं जिसकी उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा तलाश है। यह बात लिखी थी स्टीवन मूलर, अध्यक्ष जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के। आगे बताया गया मेरे मित्रों, असली शिक्षा आदमी के दिल और दिमाग दोनों को ट्रेनिंग देती है। एक अनपढ़ चोर शायद मालगाड़ी के सामान ही चुराएगा, पर पढ़ा लिखा चोर तो रेल की पूरी पटरी ही उखाड़ ले जाएगा। हमें ग्रेड नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता हासिल करने के लिए होड़ लगानी चाहिए। तथ्यों को जानने से ज्ञान हासिल होता है और उनका सरलीकरण करने से समझदारी प्राप्त होती है। कोई आदमी अच्छा ग्रेड और ऊंची डिग्री हासिल करने के बावजूद अशिक्षित रह सकता है। ज़्यादा सीखे बिना भी अच्छे ग्रेड और डिग्री तो मिल जाते हैं, लेकिन सबसे अहम बात कोई सीख सकता है तो वह यह है कि सीखने के सही तरीके को सीखें। लर्न टू लर्न यानी कि लोग सूचनाओं को रटने की काबिलियत को ही गलती से शिक्षा समझ लेते हैं। बिना मूल्यों के दिमागी शिक्षा समाज के लिए आफत पैदा करती है। ज्ञान शक्ति नहीं है, यानी नॉलेज इज नॉट पावर। फिर क्या है यह शक्ति नहीं है? तो हमें अक्सर बताया जाता है कि ज्ञान शक्ति है, लेकिन यह असलियत नहीं है। ज्ञान तो महज जानकारी का नाम है। ज्ञान में शक्ति बनने की क्षमता है, और यह तभी शक्ति बनता है जब उसका इस्तेमाल किया जाता है। एक इंसान पढ़ना नहीं जानता, दूसरा पढ़ना जानते हुए भी नहीं पढ़ता। दोनों में क्या फ़र्क है? ब्रेन फ्रैंकलिन के मुताबिक कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। सीखने और खाने में काफ़ी समानता है। सीखने और खाने में अहम बात यह नहीं है कि गहने कितना खाया। अहम बात यह नहीं होती कि हमने कितना खाया, बल्कि यह होती है कि हमने कितना पचाया। सच यह है कि ज्ञान में शक्ति छिपी होती है, पर असली शक्ति बुद्धिमत्ता है।
शिक्षा के कई रूप होते हैं। इसका मतलब केवल ग्रेड और डिग्री हासिल करना नहीं होता है। शिक्षा के दायरे में ये सारी बातें शामिल हैं। कुछ पॉइंट दिए गए उनको समझते हैं। अपनी शक्ति को बढ़ाना शिक्षा का उद्देश्य है मेरे दोस्त। आत्म अनुशासन सीखना, दूसरों की बातें ध्यान से सुनना, सीखने की गहरी इच्छा रखना। हमारा दिमाग मांसपेशियों की तरह होता है, उसका तेज़ या मंद होना इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसका कितना इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि ज्ञान पाना महंगा है तो अज्ञानी बन के देखो। ये बात लिखी है डेरेक वाक ने। अब एक स्टोरी से समझते हैं। ज़रूरी नहीं कि शिक्षित व्यक्ति ही सही फैसला ले। इस बात को डिटेल में समझने के लिए हम एक स्टोरी पढ़ते हैं और उससे समझते हैं इसको। मेरे मित्रों पे प्रिय श्रोताओं, ये जो अध्याय 2 यानी कि चैप्टर 2 है, ये 2 पार्ट में पूरा किया गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा था, इसको पूरा नहीं हो पा रहा था। तो इससे आगे का आपको मिलेगा अध्याय 2 में, यानी अध्याय 2 के पार्ट 2 में मिलेगा। अभी इसमें इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। जल्दी आपको मिलेगा इसका पार्ट 2।